ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान सारी उम्र ज़मीन और धन के पीछे भागता है, लेकिन अंत में उसे सिर्फ उतनी ही ज़मीन मिलती है जितने में वो दफन हो सके। अगर हरिदत्त ने समय रहते संतोष को समझ लिया होता तो आज उसकी कहानी कुछ और होती। गांव का नाम था सुखपुर। बाहर से शांत, लेकिन भीतर से इंसानों की इच्छाओं और लालच से भरा हुआ। उसी गांव में रहता था हरिदत्त, एक ऐसा आदमी जिसकी पहचान मेहनत या ईमानदारी से नहीं बल्कि लालच से थी। हरिदत्त के पास बहुत कुछ था, लेकिन संतोष नहीं था। इतना कम क्यों है मेरे पास? रामलाल के पास 2 खेत हैं, मेरे पास सिर्फ 1। मोहन के घर में सोने की चेन है, मेरे पास सिर्फ चांदी। मैं उनसे कम क्यों रहूं? मैं भी उनसे बड़ा आदमी बनूंगा, चाहे जो करना पड़े। हरिदत्त की सोच दिन ब दिन और अधिक लालची होती जा रही थी, जिससे उसका घर का माहौल भी बिगड़ रहा था। एक दिन उसकी पत्नी सरस्वती ने हिम्मत करके कहा, हरिदत्त, मैं रोज तुम्हें परेशान देखती हूँ। हमारे पास खाने को भोजन है, पहनने को कपड़े हैं, बच्चे स्वस्थ हैं, क्या यही कम है? हर समय दूसरों से तुलना करके तुम खुद को दुखी कर रहे हो। संतोष में भी सुख होता है, पर तुम उसे समझना ही नहीं चाहते। पत्नी की बात सुनकर भी हरिदत्त का दिल नहीं बदला, बल्कि उसका गुस्सा और लालच बढ़ गया। बहुत दिया है, तुम्हें यही बहुत लगता है? अरे बहुत तो तब होता जब हमारे पास 3 मंजिला मकान होता, नौकर चाकर होते, लोग हमारे आगे पीछे घूमते। तुम औरतें सिर्फ पेट भरने में ही खुश हो जाती हो। मुझे बड़ा बनना है, नाम कमाना है, लोग मेरे सामने झुकें, यही मेरा सपना है। संतोष की बातें करके तुम मुझे कमजोर बनाना चाहती हो। इस दुनिया में वही जीतता है जो ज्यादा पाने की भूख रखता है। हरिदत्त, हमारे पास जो है उसी में खुश क्यों नहीं रहते? पेट भर भोजन है, सिर पर छत है, बच्चे स्कूल जाते हैं, भगवान ने बहुत दिया है। पर लालच का कोई अंत नहीं होता, जितना मिलेगा उतना कम लगेगा। अंत? जो लोग आगे बढ़ते हैं वही राज करते हैं। संतोष करके तो भिखारी भी खुश रह सकता है। हरिदत्त की नजर अब हर चीज पर थी, दूसरों की जमीन, पैसा, इज्जत। एक शाम वो अपने दोस्त भोला राम से मिला। हरिदत्त, सुना है जंगल के पुराने कुएं के पास कोई साधु आया है। लोग कहते हैं उसकी बातें सच हो जाती हैं। मैंने अपनी आंखों से लोगों को उस साधु के पास जाते देखा है। कहते हैं वो जो भी इच्छा होती है पूरी कर देता है, बस इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। कई लोगों की जिंदगी बदल गई है। तुम भी चलो, शायद तुम्हारी किस्मत भी बदल जाए। सच हो जाती हैं? कैसी बातें? जो मांगो, अगर लालच नहीं है तो मिल जाता है। कहते हैं वो जो भी इच्छा होती है पूरी कर देता है, बस इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं सब कुछ मांग लूंगा। अगर साधु सच में इच्छाएं पूरी करता है तो मैं पीछे क्यों रहूं? मैं उससे इतना धन मांगूंगा कि पूरे गांव में मेरा नाम हो, फिर कोई मुझे छोटा नहीं समझेगा। ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लालच में डूबा हरिदत्त बिना कुछ सोचे समझे साधु के पास जाने का निश्चय कर लेता है। अगली सुबह हरिदत्त जंगल के पास स्थित साधु की कुटिया में पहुंचा। वत्स, तुम्हारी मन में जो चल रहा है वो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखता है। धन की इच्छा हर किसी को होती है, पर सीमा के भीतर। अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो एक परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा तुम्हारे लालच की होगी, हिम्मत की नहीं। हरिदत्त बिना डरे साधु की शर्त सुनने को तैयार हो गया, क्योंकि लालच ने उसकी बुद्धि ढक ली थी। मुझे कोई परीक्षा मंजूर है, बस धन मिलना चाहिए। चाहे मुझे दिन रात चलना पड़े या मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप बस नियम बता दीजिए, मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं सबसे ज्यादा पाने के लायक इंसान हूँ। धन, बहुत सारा धन, इतना कि मेरी 7 पीढ़ियां आराम से जी सकें। साधु ने उसे जमीन घेरने वाली शर्त बताई। धन तो मिलेगा, पर एक शर्त है। तुम सूरज निकलते ही चलना शुरू करोगे। जितनी जमीन एक दिन में पैदल घेर लोगे वो तुम्हारी होगी, लेकिन सूरज डूबने से पहले तुम्हें इसी जगह लौटना होगा। अगर समय पर नहीं लौटे तो सब खो दोगे।
जिसे सुनकर हरिदत्त के चेहरे पर लालच की चमक आ गई। बस इतनी सी बात, मंजूर। लालच ने सावधानी को पीछे छोड़ दिया। सुबह होते ही हरिदत्त दौड़ पड़ा। उसके मन में सिर्फ जमीन और धन का ख्याल था। और आगे, बस थोड़ा और। ये खेत भी मेरा, वो पहाड़ी भी मेरी। आज मैं जितना चल सकता हूँ चलूंगा, थकान बाद में देखूंगा। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। आज मैं अपनी किस्मत खुद लिखने निकला हूँ। शाम होते होते हरिदत्त थक चुका था। सांस फूल रही है, पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन रुक नहीं सकता। अगर अभी रुक गया तो जमीन कम हो जाएगी। थोड़ी और चल लूं, फिर लौट आऊंगा। बस ये आखिरी हिस्सा भी मेरा हो जाए, फिर मैं सबसे अमीर इंसान कहलाऊंगा। लेकिन लालच ने उसे रुकने नहीं दिया। सूरज डूबने लगा और हरिदत्त को अपनी गलती का एहसास होने लगा। नहीं, सूरज डूब रहा है। मैं बहुत आगे निकल आया। मुझे वापस पहुंचना होगा। जमीन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, बस मेरी जान बच जाए। काश मैंने समय रहते रुकना सीख लिया होता। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। सूरज ढलते ही हरिदत्त जमीन पर गिर पड़ा और उसकी कहानी वहीं समाप्त हो गई। अगले दिन गांव वालों ने उसे उसी जगह मृत पाया जहां से वो चला था। उसके चारों ओर वही जमीन थी, 6 फुट की। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान सारी उम्र जमीन और धन के पीछे भागता है, लेकिन अंत में उसे सिर्फ उतनी ही जमीन मिलती है जितने में वो दफन हो सके। अगर हरिदत्त ने समय रहते संतोष को समझ लिया होता तो आज उसकी कहानी कुछ और होती। लालच इंसान को आगे नहीं, खाई में ले जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल पराको टून्स को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। ठंडी रात की कड़कती बारिश में गरीब परिवार रामू अपनी झोंपड़ी के टूटे दरवाजे संभालने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, ये कैसी रात है। मेरा घर तो वैसे ही आधा टूटा पड़ा है और ऊपर से ये बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। बच्चे अंदर सिहर रहे होंगे। काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं कम से कम एक मजबूत छत बनवा पाता। इस ठंड में गरीब का जीना भी किस सज़ा से कम नहीं। भीतर से खांसते हुए उसकी पत्नी की आवाज़ आई, जिसने माहौल और भारी कर दिया। रामू, बच्चों को मैंने बोरी उड़ाकर सुला दिया है, पर ठंड इतनी जोर की है कि उनकी सांसें भी कांप रही हैं। घर में न लकड़ी है न खाना। ये बरसात 2 दिन और चली तो हम कैसे बचेंगे, मैं समझ नहीं पा रही। तुम थोड़ा अपने आप को भी ढक लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। रामू ने छेद वाली छत को हाथ से थामकर टपकता पानी रोकने की नाकाम कोशिश की। कमला, क्या करूं? अगर छत यूं ही टपकती रही तो बच्चों पर पानी गिरता रहेगा। किसी तरह रात काटनी होगी। सुबह मजदूरी मिल जाए तो कुछ इंतज़ाम करूंगा, लेकिन इस मौसम में काम मिलना भी मुश्किल है। लगता है आज फिर खाली पेट सोना पड़ेगा, पर बच्चों को कैसे समझाऊं? हवा का तेज झुमका आया और झोंपड़ी के दीवारों की मिट्टी टूटकर फर्श पर बिखरने लगी। देखो रामू, दीवारें और ढीली हो रही हैं। अगर ये बारिश और तेज हुई तो ये झोपड़ी खुद को संभाल नहीं पाएगी। हमें सोच लेना चाहिए कि अगर दीवार गिर गई तो हम सब कहाँ जाएंगे। पड़ोस में ठाकुर जी के यहाँ जगह है, पर वे हमें अंदर नहीं आने देंगे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रामू बाहर निकलकर आसमान में बिजली की चमक और गर्जना को घूरता रहा। ठाकुर जी, हमें भले ना आने दें, पर बच्चों की जान का सवाल है। अगर हालात ज़्यादा बिगड़े तो दरवाजे पर दस्तक दूंगा ही। चाहे डांट पड़े या अपमान हो, पर परिवार को इस ठंड में मरने नहीं दे सकता। गरीबी ने जितना सताया है, आज की रात उतना ही हिम्मत भी मांग रही है। अचानक पीछे से मिट्टी के घड़े के गिरने जैसी आवाज़ आई, जिससे रामू चौंक गया। डरो मत रामू, हवा की वजह से पुरानी रस्सी टूटकर गिर गई। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, पर हम इतने सालों से कठिनाइयाँ झेलते आए हैं। ये रात भी बीत जाएगी। बस तुम बच्चों का हौसला बनाए रखना। वे तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही आधा डर भूल जाते हैं। रामू ने अंधेरे में टटोलते हुए मिट्टी का घड़ा उठाकर एक कोने में रख दिया। इस घड़े में जो थोड़ा सा चावल बचा है, सुबह इसे खिचड़ी बनाकर बच्चों को खिला देना। मैं रह लूँगा बिना खाए। तुम भी थोड़ा ही खाना, बस जीने लायक। ये दिन भी गुजर जाएगा। काश एक दिन ऐसा आए जब बारिश हमें डराए नहीं बल्कि खुश कर सके।
छोटी बेटी रानी रोते हुए बोरी हटाकर बाहर झांकने लगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। ये बूंदें सिर पर गिर रही हैं। क्या हम किसी और घर नहीं जा सकते? स्कूल में मैडम कहती है कि भगवान सबकी सुनते हैं। क्या वो हमारी भी सुनेंगे? मुझे डर लग रहा है बाबा, आप बाहर मत जाओ, हवा बहुत तेज है। रामू ने रानी को गोद में उठाकर अपनी फटी शॉल में अच्छी तरह लपेट दिया। मेरी प्यारी बिटिया, डरो मत, तुम्हारा बाबा है ना। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। ठंड चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। और भगवान, वो हमारी सुनेंगे, पर उन्हें थोड़ा समय देने की ज़रूरत है, बस इतना। परिवार को संभालते हुए रामू की आंखों में बारिश से ज्यादा बेबसी चमक रही थी। तेज बारिश लगातार कमजोर झोंपड़ी पर प्रहार करती रही और गरीब परिवार इस तूफान की बेरहमी के बीच उम्मीद थामे रहने की कोशिश करता रहा। कमला, बाहर कीचड़ इतना बढ़ गया है कि पैर रखना मुश्किल हो गया है। अगर पानी और बढ़ा तो हमारा ये कमज़ोर घर शायद टिक नहीं पाएगा। मैं सोच रहा था कि बच्चों को लेकर स्कूल की पुरानी बरामदे में चला जाऊं, कम से कम वहां छत तो है। लेकिन रात इतनी गहरी है कि रास्ता ढूंढना भी खतरे से खाली नहीं, इसलिए मुझे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तेज हवा से झोंपड़ी के तिनके उखड़कर इधर उधर उड़ते रहे, मानो हर पल खतरा करीब आ रहा था। रामू, मैं जानती हूँ तुम परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इस अंधेरी बारिश में निकलना बहुत जोखिम भरा है। बच्चे डर से कांप रहे हैं और अगर रास्ते में कोई गड्ढा पड़ा हो तो तुम गिर भी सकते हो। अभी थोड़ी देर रुको, शायद बारिश कुछ हल्की हो जाए और हमें सुरक्षित निकलने का मौका मिल जाए। बच्चा मोहन अपनी भीगी बोरी से सिर निकालकर कांपती आवाज में अपने पिता को पुकारने लगा। बाबा, क्या हम सच में बाहर जाएंगे? बाहर तो बहुत अंधेरा है और हवा ऐसे चल रही है जैसे कोई चिल्ला रहा हो। मुझे डर लग रहा है। क्या बरामदा सच में हमें बचा पाएगा? हमारी झोपड़ी टूट जाए तो क्या हम सब ठीक रहेंगे? बाबा, आप मेरे पास ही रहना, मैं आपको खोना नहीं चाहता। डर मत बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी आंधी, कोई भी बारिश हमें अलग नहीं कर सकती। हम गरीब ज़रूर हैं, पर हिम्मत कभी नहीं छोड़ते। चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आए, हम मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। अगर झोपड़ी टूटी भी तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। रामू ने मोहन को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे उसे दुनिया की हर ठंड से बचाना चाहता हो। अचानक झोंपड़ी के पीछे की दीवार में जोर की दरार पड़ी, जिसने सबको सहमा दिया। रामू, दीवार और गिर रही है। अब समय नहीं बचा, हमें तुरंत निकलना होगा, वरना ये झोपड़ी हमारे ऊपर गिर जाएगी। बच्चों को उठाओ और चलो। बाहर भले तूफान हो, पर यहाँ रहना अब मौत को दावत देने जैसा है। हिम्मत करके कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। रामू ने घुटनों तक पानी में कदम रखा, बच्चों को बाहों में थामते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। कमला, मेरे पीछे पीछे चलो और बच्चों को कसकर थामे रहो। रास्ता फिसलन भरा है, लेकिन हम धीरे धीरे पार कर लेंगे। किसी भी आवाज़ या चमक से घबराना मत, बस मेरी आवाज़ सुनती रहना। हम स्कूल के बरामदे तक पहुंच गए तो रात कट जाएगी, वरना ये बारिश हमें नहीं छोड़ेगी। चलो, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। रास्ते में बहते पानी की तेज धार उनके पैरों से टकरा रही थी, मानो उन्हें पीछे ढकेलना चाहती हो। रामू, पानी और बढ़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़मीन कहाँ है और गड्ढा कहाँ। बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है। तुम थोड़ा पास चलो, ताकि अगर मैं फिसलूँ तो तुम पकड़ सको। ये बारिश आज जान लेने पर उतारू लग रही है। भगवान करे हम सुरक्षित पहुँच जाएं। दूर बिजली कड़की, उसका तेज उजाला पल भर के लिए रास्ता साफ दिखा गया। कमला, देखो, उस बिजली की चमक में स्कूल का बरामदा दिखा था। बस थोड़ा और चलना है। बच्चे, तुम हिम्मत मत हारना, ये कुछ कदम हमारी जान बचा सकते हैं। बरामदे की छत हमें कम से कम बारिश और हवा से तो बचा ही लेगी। चलो, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तीनों किसी तरह फिसलते संभलते बरामदे तक पहुंचे और टूटी टाट बिछाकर बैठ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। रामू, तुमने सही निर्णय लिया। अगर हम झोपड़ी में रहते तो शायद अब तक वो गिर चुकी होती। बच्चे थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। यहाँ हवा ज़रूर तेज़ है, पर अब सिर पर गिरती छत तो नहीं है। बरामदे की ठंडी फर्श पर बैठते ही बच्चों की कांपती सांसों ने रात की सच्ची कठिनाई और गहराई दिखा दी। कमला, मैं जानता हूँ कि ये बरामदा भी कोई खास सुरक्षित जगह नहीं है,
लेकिन हमारे टूटे घर से बेहतर है बच्चों को एक दूसरे से सटाकर बैठाना, ताकि थोड़ी गर्मी मिले। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि कहीं कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। अगर आग जला पाए तो ठंड कम हो जाएगी और बच्चे कुछ सहज महसूस करेंगे। बारिश की बूंदें बरामदे की टूटी टाइलों से टकराकर बिखरती रहीं, मानो रात का दुख गूंज रहा हो। रामू, बाहर मत जाओ, इस तूफान में लकड़ी ढूंढना लगभग असंभव है। अगर पानी और बढ़ गया तो तुम फंस भी सकते हो। यहाँ रहकर बच्चों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ देर धीरज रखो, मौसम थोड़ा शांत हो जाए तो देखा जाएगा। अभी तुम भी बहुत भीगे हुए हो, ठंड तुम्हें ही ना ले बैठे। रानी ने खांसते हुए अपना सर माँ की गोद में रखा और उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। अम्मा, हमारे घर का क्या होगा? क्या वो फिर बन पाएगा? मैं कल अपनी गुड़िया वहीं छोड़ आई थी, उसे भी बारिश लग रही होगी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ बह ना जाए। अम्मा, हम गरीब क्यों हैं? दूसरों के घर इतने मजबूत होते हैं, हमारा इतना कमज़ोर क्यों? कमला ने बेटी के माथे पर हाथ फेरते हुए खुद के आंसू भीतर ही भीतर दबा लिए। बेटी, गरीब होने में शर्म नहीं, बस मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। तुम्हारी गुड़िया भी मिल जाएगी, चिंता मत कर। हमारा घर चाहे टूट जाए पर हम मिलकर दोबारा बना लेंगे। तुम्हारे बाबा बहुत मेहनती हैं। एक दिन आएगा जब तुम्हें ऐसी रातों में डर नहीं लगेगा, मैं वादा करती हूँ। बरामदे के कोने से टपकते पानी की आवाज़ मन में डर और बेचैनी बढ़ाती रही। कमला, बच्चों के मन में घर टूटने का डर छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें भरोसा चाहिए कि सब ठीक होगा। मैं सुबह होते ही गांव के साहूकार से थोड़ा उधार मांगूंगा, शायद दया करके कुछ मिल जाए। फिर हम दीवारें ठीक करवा देंगे। चाहे जैसे हो, पर मैं परिवार को खुले आसमान के नीचे नहीं रहने दूंगा। मोहन ने अपने नन्हे हाथों से अपने पिता की शॉल का कोना पकड़कर धीरे से झटका। बाबा, आप साहूकार के पास मत जाना, वो आपको हमेशा डांटते हैं। पिछली बार भी आपने उधार मांगा था तो उन्होंने सबके सामने आपको बहुत अपमानित किया था। मैं चाहता हूँ कि आप कभी रोए नहीं। हम भूखे रह लेंगे, पर आपको दर्द में देखकर अच्छा नहीं लगता। आप हमारे हीरो हो। रामू के दिल में बेटे की बात ने जैसे छिपी चिंगारी को हल्की गर्मी दे दी। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर रोना भी आता है और हिम्मत भी मिलती है। तुम चिंता मत करो, मैं अपमान सहने नहीं, अपने परिवार को बचाने जाऊंगा। जिंदगी में कभी कभी सिर झुकाना पड़ता है, पर वो शर्म नहीं होती। असली शर्म तब है जब हम कोशिश छोड़ दें। तुम बस हिम्मत बनाए रखो। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, जो इस सुनसान तूफानी रात में और डरावनी लगी। रामू, ये कुत्तों की आवाज़ अचानक क्यों बढ़ गई? क्या कहीं पानी और तेज़ बह रहा है या कोई और मुसीबत आ रही है? हमें सतर्क रहना होगा। बरामदे के बाहर कीचड़ बहुत है, बच्चे फिसल सकते हैं। तुम थोड़ी देर पहरा दो, मैं बच्चों को और पास लाकर बिठाती हूँ। रामू बरामदे के किनारे जाकर अंधेरे में देखने लगा, पर बारिश ने सब कुछ ढक रखा था। कुछ साफ नहीं दिख रहा, बस इतना महसूस हो रहा है कि हवा और बारिश मिलकर जैसे किसी बड़ी आफत का रास्ता बना रहे हैं। हमें यहाँ पूरी रात जागकर पहरा देना पड़ेगा। अगर पानी बरामदे तक चढ़ाया तो हमें फिर कहीं और जाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा बच्चों को इसका एहसास ना होने दूँ। बच्चों की थकी सांसों और बारिश की लगातार आवाज़ ने रात को और भारी बना दिया। बरामदे में बैठा परिवार ठंड से कांप रहा था और रात की नमी हर क्षण और खतरनाक महसूस हो रही थी। रामू, बच्चों के होंठ देखो, कितने नीले पड़ गए हैं। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना ठंड इन्हें जकड़ लेगी। क्या बरामदे के पीछे वाले कमरे में थोड़ी घास या बोरी मिल सकती है? वहाँ अक्सर स्कूल वाले सामान रखते हैं। अगर मिल जाए तो बच्चों को ढककर थोड़ा गर्म कर सकेंगे। रामू ने बरामदे से उठकर अंधेरी ओर देखा, जहाँ कमज़ोर दरवाज़ा हवा से झूल रहा था। हाँ, उस कमरे में कभी कभार पुरानी बोरी और कागज़ रखे मिल जाते हैं। मैं जाकर देखता हूँ, लेकिन दरवाज़ा बहुत चरमरा रहा है। हो सकता है हवा बंद कर दे। तुम बच्चों को अपने पास रखो। अगर मुझे देर हो जाए तो घबराना मत, मैं जल्द लौट आऊँगा। बरामदे के किनारे फिसलन भरी जमीन पर चलते हुए रामू ने दीवार पकड़कर संतुलन बनाए रखा। रामू, संभल कर जाना, ज़मीन बहुत चिकनी है और बारिश अभी भी ज़ोरों से हो रही है। अगर तुम फिसल गए तो चोट लग सकती है। और सुनो, अगर कमरे का दरवाज़ा अंदर से अटक रहा हो तो ज़ोर न लगाना। अकेले में खुद को खतरे में मत डालना, हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। रामू ने दरवाज़ा खोला तो भीतर अंधेरा गहरा था, पर हल्की गंध से कुछ बोरियों का अंदाज हुआ। कमला, मुझे कुछ मिल रहा है।
यहाँ 2-3 पुरानी बोरियां हैं और थोड़ी सूखी पत्तियां भी हैं। इन्हें लाकर बच्चों के ऊपर डाल देंगे तो कुछ गर्मी होगी। कमरे में और कुछ नहीं है, लेकिन ये भी बहुत है। मैं सब उठाकर बरामदे तक ला रहा हूँ, बस 1 मिनट। कमला ने बच्चों को और पास खींचकर उनकी पीठ सहलाई ताकि वे डर में रो ना पड़े। बच्चों, बस थोड़ा और हिम्मत रखो। तुम्हारे बाबा अभी बोरियां ले आएंगे, जिससे ठंड थोड़ी कम लगेगी। हम सब मिलकर इस रात को पार कर लेंगे। चाहे कितना भी तूफान आए, परिवार साथ हो तो कोई हमें हरा नहीं सकता। रामू ने बोरियां उठाकर बरामदे में फैला दी और बच्चों को एक एक करके उनमें लपेट दिया। लो बेटा, अब थोड़ा आराम मिलना चाहिए। ये बोरियां भले पुरानी हैं पर ठंड से बचा लेंगी। कमला, तुम भी थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो। मैं अभी भी बाहर की स्थिति पर नजर रखा हूँ। अगर पानी उधर बढ़ने लगे तो हमें तुरंत उठना होगा। बरामदे की छत से लगातार पानी टपक रहा था, जिससे फर्श पर छोटे पोखर बन गए थे। रामू, अगर पानी और चढ़ा तो बरामदा भी डूब सकता है। क्या हम स्कूल के बीच वाले कक्षा में जा सकते हैं? वहाँ दरवाजे और खिड़कियाँ थोड़ी मजबूत है, अंदर सूखी ज़मीन भी मिलेगी। हाँ, ताला लगा होगा पर हम खिड़की से अंदर जा सकते हैं। बच्चों को बचाने के लिए इतना करना ज़रूरी है। रामू ने आसमान की गड़गड़ाहट सुनी और उसे महसूस हुआ कि समय कम है। कमला, तुम ठीक कह रही हो। कक्षा तक पहुंचने में थोड़ा रास्ता पार करना होगा, लेकिन वहां पहुंचकर हम सुरक्षित हो जाएंगे। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो बरामदा भी टूट सकता है। चलो, बच्चों को उठाते हैं और धीरे धीरे कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। हिम्मत रखना सब। रामू, तुम बच्चों को संभालो। मैं अपनी तरफ से दीवार पकड़े चल रही हूँ ताकि फिसल न जाऊँ। बस कुछ कदम दूर है, पर शाम से पानी यहाँ इकट्ठा हो गया है। हर कदम सोच समझ कर रखना। भगवान करे हम बिना गिरावट के अंदर पहुँच जाएं। रामू ने रानी और मोहन को गोद में उठाया। कमला पीछे पीछे सावधानी से चलने लगी। कक्षा के दरवाजे तक पहुंचकर रामू ने हैंडल आजमाया, जो अंदर से अटका हुआ था। दरवाज़ा बंद है, पर ज़्यादा मजबूत नहीं लगता। अगर हल्का धक्का दूं तो खुल सकता है। बच्चे, डरना नहीं, यह आवाज़ थोड़ी तेज़ होगी। कमला, तुम उन्हें पकड़े रहना। जैसे ही दरवाज़ा खुल जाए हम सब जल्दी से अंदर चले जाएंगे। अंदर सूखापन और थोड़ी सुरक्षा मिल जाएगी। रामू ने एक जोरदार धक्का लगाया। दरवाज़ा चरमराते हुए खुल गया। अंदर आ जाओ जल्दी। देखो, यहाँ फर्श सूखा है और हवा भी कम लग रही है। बच्चों को कोने में बिठा देते हैं। रामू, तुमने अच्छा किया दरवाज़ा खोलकर। अब कम से कम हमें कुछ घंटों के लिए शांति मिल जाएगी। ये बारिश भले बाहर हल्ला कर रही हो, पर हम यहाँ सुरक्षित हैं। कक्षा में घुसते ही बच्चों ने राहत की सांस ली। उनके चेहरों पर डर थोड़ा कम दिखा। सुबह की हल्की रोशनी के साथ तूफान थमा और गरीब परिवार ने टूटन के बीच भी जीने की नई उम्मीद पाली। तो दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल पराकू टून्स को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें।